ये वही बिहार है जहां जनेऊ पहनने के लिए किसान जातियों के ऊपर जानलेवा हमले किए गए, सैकड़ों लोग मारे गए। जातिवाद भारत में था ही नहीं, अंग्रेजों ने जाति जनगणना शुरू कर दी, इसलिए भारत जातिवादी हो गया। फिर अंग्रेजों ने पहले मनु को पैदा किया होगा, फिर मनुस्मृति लिखवाई होगी, फिर उसके बाद उसके नाम पर बहुत भ्रम फैलाया होगा, फिर उसके बाद जब जातिवाद भारत में फैल गया तब जाति जनगणना कराई कि और फैल जाए। आपको यह सुनते हुए जितना हंसी आ रही होगी, उससे ज्यादा हंसी आपको यह जानकर आ रही होगी कि देश का बहुत बड़ा कुलीन बुद्धिजीवी वर्ग देश के बड़े बड़े महानगरों में बैठकर ऐसी धारणाएं स्थापित करता है। देश के प्रधानमंत्री की रैली में प्राइवेट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और स्टूडेंट को भीड़ बढ़ाने के लिए लगाया जाएगा, और उसी विश्वविद्यालय को लगाया जाएगा जिस विश्वविद्यालय के चाहने वाले कहते हैं कि गोबर में विज्ञान है, और विश्वविद्यालय की प्रोफेसर चीन से इंपोर्ट करके एक रोबोट मंगाती है और कहती है इसे हमने बनाया है। 100 रोटी हैं तो 10 आदमी 90 रोटी खा रहा है, और 90 आदमी 10 रोटी खा। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। हर हाथ में कलम की बजाय हथियार देखने की ख्वाहिश हुकूमत कर रही हो, सवाल पूछने पर पाबंदियां लग रही हों, किताबें या तो सत्ता के दरबारी बनकर के सामने आ रही हों, या जो सवाल करती किताबें हैं उनको बहस से गायब किया जा रहा हो, ऐसे वक्त में जब मुल्क में हालात ही ऐसे बन रहे हों कि शिक्षा, कलम, किताब, विचार विमर्श, इन पर ही गहरे संकट हों, बिहार की सामाजिक न्याय, समाजवादी आंदोलन और वैचारिक उर्वर जमीन पर इस आयोजन के जरिए हम फिर से शायद हिम्मत जुटाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं कि उस विपरीत वक्त में भी हम कलम और किताब की बात करेंगे, और उन मुद्दों की बात करेंगे जिन मुद्दों पर बात करना हमारे दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। और इसके लिए हुजूम नहीं आता, वैचारिक बहसों में थोड़े से लोग ही काफी होते हैं। इसी बात को कहते हुए बतौर लेखक मुझे चूंकि अपनी बात रखनी है, मेरी ही किताब पर कार्यक्रम है, तो अनुशासन ये कहता है कि लेखक को जो कहना था उसे लेखक ने 232 पन्नों में विस्तार से कह दिया है। तो आज का दिन मेरे कहने का नहीं है, आज का दिन उन लोगों को हमें सुनने का है जिन्होंने इन 232 पन्नों में लिखे हजारों शब्दों से गुजरते हुए अपनी बात तैयार की है, जिसे समाज तक जाना जरूरी है कि यह किताब क्यों सबको पढ़नी चाहिए। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा ताकि हम बाकी लोगों को सुन सकें। दूसरा संकट यह भी है कि लेखक ने जो बातें बहुत विस्तार में कह दी हों, उसे बहुत कम शब्दों में चंद मिनट में कैसे कहा जा सकता है। इसलिए भी मैं अपनी बात आज आपके बीच में नहीं रखूंगा, लेकिन कुछ बातें इस किताब के सफर को लेकर के जरूर कहूंगा। आज से तकरीबन 1-1.5 दशक पहले की बात होगी, और हम सब जिस तरह से कहते हैं कि वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, हमने भी अपना वैचारिक सफर शुरू किया दिल्ली विश्वविद्यालय का, और पूर्वांचल के गांव में, किसान परिवार में, गाय भैंस चराने वाले परिवार में जब पैदा हुए तब कतई नहीं सोचा था कि देश के 2 बड़े विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिलेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा, और बाद में यह भी मौका मिलेगा कि प्रोफेसर बनने के स्थायी नियुक्ति का जब समय आए तो आपसे बिना आपकी मेरिट देखे, आपके विचार से असहमत होते हुए कुछ लोग आपको आपकी नौकरी और आपके सपने को छीन लें। और ये वही जगह है जहां जब मैंने अपने उस सफर पर एक किताब लिखी, प्रोफेसर की डायरी, तो इसी जगह पर हमने उस पर भी चर्चा की थी। और मुझे इस बात को यकीन से कहना है
कि आज से तकरीबन 2 साल पहले हमने कलम, किताब, शिक्षा व्यवस्था पर जो खतरे महसूस किए थे और जिसे अपनी किताबों में दर्ज किया था, हमें उम्मीद नहीं थी कि मात्र 2 साल बाद वो खतरे कई गुना बढ़कर हमारे सामने होंगे। देश के प्रधानमंत्री की रैली में प्राइवेट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और स्टूडेंट को भीड़ बढ़ाने के लिए लगाया जाएगा, और उसी विश्वविद्यालय को लगाया जाएगा जिस विश्वविद्यालय के चाहने वाले कहते हैं कि गोबर में विज्ञान है, और विश्वविद्यालय की प्रोफेसर चीन से इंपोर्ट करके एक रोबोट मंगाती है और कहती है इसे हमने बनाया है। शिक्षा व्यवस्था का इससे ज्यादा मजाक और क्या होगा। ये वही बिहार की बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान है जहां हमने प्रोफेसर की डायरी पर भी चर्चा की थी। और आज उस किताब के बाद, नौकरी न रहने के बाद, मैंने 2 साल जितनी मेहनत की, पिछले 10 साल के अपने वैचारिक सफर को एक दस्तावेजीकरण के मुकाम तक ले जाने के लिए, उसका एक उदाहरण है जाति जनगणना किताब। और ये वो विषय है जिस पर मैंने महसूस किया, उसे एक वाक्य में अगर मैं आपसे कहूं तो ये वह विषय है जैसे आरक्षण को लेकर के इस देश में हर व्यक्ति के पास अपनी एक धारणा है। अमूमन जिसको लाभ मिलता है वो आरक्षण के पक्ष में है, और जिसे लाभ नहीं मिलता वो सारे आरक्षण के विरोध में अमूमन है। थोड़े से लोग होते हैं जो विचार के नाम पर धारणा बनाते हैं। वैसे ही एक विषय है जाति जनगणना। हर व्यक्ति के पास अपनी एक धारणा है, मगर मैंने महसूस किया कि उनके पास सूचना नहीं है, तथ्य नहीं है, इतिहास नहीं है, विचार नहीं है। क्या हम कलम और किताब की बात करने वाले एक व्यवस्थित कोशिश ऐसी कर सकते हैं क्या कि एक किताब में जाति, जाति के उद्भव, जाति के विनाश, जाति जनगणना की बहसें, वे पूर्वाग्रह जैसे दक्षिणपंथी लोग अक्सर आपसे कहते मिल जाएंगे, और हमारे बात के बहुत वरिष्ठ वक्ता इस पर बात रखेंगे भी, कि ये तो जातिवाद भारत में था ही नहीं, अंग्रेजों ने जाति जनगणना शुरू कर दी इसलिए भारत जातिवादी हो गया। क्या अंग्रेजों के आने के पहले भारत में जातियां नहीं थी, या जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, या गणना नहीं थी? शुरुआत इस किताब का पहला चैप्टर गिनने के जादू से है। मैं बस कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूं। अभी हम इस कार्यक्रम में आने से पहले शीतल जी और सुभाष चंद्र कुशवाहा जी, हम सबको एक मौका मिला कि हम बिहार म्यूजियम गए थे अभी देखने। 4 लाख साल पुराना एक पत्थर वहां है, और लगभग 40 साल पहले तक का इतिहास। लाखों साल के इतिहास में मेरे मन में यही ख्याल आया, और मैंने साझा भी किया, कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता तक जितना मानव सभ्यता के इतिहास है, वहां तक तो पहचानना मुश्किल है कि इस मूर्ति को किसी हिंदू ने बनाया या मुसलमान ने, इसे किसी वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण ने बनाया, क्षत्रिय ने बनाया, वैश्य ने, शूद्र ने, क्योंकि तो वो तो था ही नहीं। लेकिन इतिहास को न जानने की वजह से वो जो दिक्कत होती है, इस किताब के शुरुआती पन्ने आपको उस पुराने इतिहास के सफर पर ले जाएंगे जब मानव सभ्यता गिनने की कोशिश कर रही है। जैसे पहले चैप्टर में एक चरवाहे का किस्सा है जो पहली बार भेड़ चराने गया होगा, और कल्पना करिए कि गिनती नहीं बनी है तब तक। वो कैसे गिनता होगा कि कितनी भेड़ें मेरे पास हैं? गिनने के टूल क्या डेवलप हुए होंगे? वहां से शुरू होता सफर कंकड़ से जुड़ा हुआ होगा। जितने कंकड़ जेब के अंदर उतनी भेड़ें घर के अंदर, जितने कंकड़ घर जेब के बाहर उतनी भेड़ें बाहर। शायद मानव सभ्यता ऐसी किसी कहानी से शुरू हुई होगी, फिर धीरे धीरे भाषा विकसित हुई होगी, अंक आए होंगे और वो बदलते गए होंगे। लेकिन उस गिनने का मानव सभ्यता से क्या रिश्ता है, ये किताब शुरुआत में शायद आपको उस सफर पर ले चलेगी, और ये बताएगी कि मानव सभ्यता में गिनने की पॉलिटिक्स क्या है। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ी होगी, और बिहार में मौर्य वंश, 16 महाजनपद, और ये किताब मैं बस केवल संकेत कर रहा हूं कि आपको पढ़ना चाहिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उन अधिकारियों का जिक्र है जो गणना करते थे, यानी आंकड़ों को व्यवस्थित मानव सभ्यता की जरूरत थी, आंकड़े, तथ्य। और इसलिए जनगणना लगातार होती रही। हजरत ईसा, हजरत मूसा,
उन सब का जुड़ाव भी इस जनगणना से है। लेकिन हमें नहीं जानने दिया गया, हमें नहीं जानने दिया गया कि मौर्य काल में भी जनगणना के सूत्र हैं और इसमें जातियां भी गिनी जा रही हैं। हमें नहीं जानने दिया गया कि आईने अकबरी तक में वो सूत्र हैं, हमें नहीं पता। इसलिए ये किताब आपको एक मुकम्मल इतिहास से वर्तमान की तरफ ले आएगी। दूसरी बात, अंग्रेजों के आने के पहले वहां जातियां नहीं है, तो आप पढ़ेंगे कि अंग्रेज आए होंगे तो भारत में वर्ण व्यवस्था रही नहीं होगी। तो अंग्रेज आए होंगे तो किताबों में वर्ण व्यवस्था थी, और फिर एक दिन जाते होंगे बिहार के जैसे नालंदा में गए होंगे तो देखे होंगे चारों वर्ण के लोग एक थाली में बैठकर खाना खा रहे हैं, शाम को सब अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, कोई जाति वो कोई वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। फिर अंग्रेजों ने पहले मनु को पैदा किया होगा, फिर मनु स्मृति लिखवाई होगी, फिर उसके बाद उसके नाम पर बहुत भ्रम फैलाया होगा, फिर उसके बाद जब जातिवाद भारत में फैल गया तब जाति जनगणना कराई कि और फैल जाए। आपको यह सुनते हुए जितना हंसी आ रही होगी उससे ज्यादा हंसी आपको यह जानकर आ रही होगी कि देश का बहुत बड़ा कुलीन बुद्धिजीवी वर्ग देश के बड़े बड़े महानगरों में बैठकर ऐसी धारणाएं स्थापित करता है कि जातिवाद तो अंग्रेजों ने गिनती करके पैदा कर दिया। शायद ये किताब आपको कुछ वहां जवाब दे पाएगी कि अंग्रेजों के पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाके में जाति जनगणना हो रही है। 1650 का एक आंकड़ा है जो आपको जरूर पता होना चाहिए ताकि हम तथ्य और तर्क से चौराहे पर होने वाली अति झूठी बहसों को अति आत्मविश्वास से किया जा रहा हो उनका जवाब दे सकें कि कैसे वहां पर पहली जाति जनगणना मारवाड़ में हो रही है और इस किताब का अस्तित्व 1650 के आसपास है। अंग्रेज तो है ही नहीं है उस तरह से, वो भी तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आ रहे हैं और भारत में जाति जनगणना हो रही है। शायद इस किताब के कुछ पन्ने आपको इस तरह के कुछ तथ्य दे पाएंगे। फिर उसके बाद तीसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण करनी है कि बिहार में इस किताब के कार्यक्रम को मैं इसलिए अहम मानता हूं कि ये वही बिहार है जिसने 1881 से लेकर 1901, 1911 और 1931 तक जब जाति जनगणना हो रही थी तो भारत बदलने लगा। ये वही बिहार है जहां जनेऊ पहनने के लिए किसान जातियों के ऊपर जानलेवा हमले किए गए, सैकड़ों लोग मारे गए, क्योंकि किसान जातियों को यह लगा कि हमारी आबादी जब इतनी है तो हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है। जैसे एक रोचक सा किस्सा बता दूं, अंग्रेज जब सेना में भर्ती करना चाहते थे तो वो चाहते थे कि वीर लोग आए, तो उन्होंने कुछ पुराने टेक्स्ट को पढ़ा कि भारत में बहादुर कौन है, वीर कौन है, तो उन्हें पुराने टेक्स्ट में मिला कि जो भुजाओं से पैदा हुआ है वो बहुत वीर होता है, उसका टाइटल छत्री है। तो उन्होंने सेना में भर्ती में क्षत्रियों के लिए रिजर्व कर दिया। 1891 से 1911 तक जो किसान जातियां हैं वो कहती हैं कि हम किसान हैं, हम मेहनतकश जातियां हैं, हमें क्यों नहीं आप भर्ती करते। तो जो महासभाएं बनी उनमें छत्री लगा हुआ था। कितने लोग इस सच को जानते हैं। हमारे बहुत रेडिकल बहुजन लोग कहते हैं कि छत्री होना ये तो बुरा है, क्यों ऐसा करते हो, जबकि इतिहास वहां है। उन्होंने कहा कि कुर्मी छत्री क्यों नहीं है, गोप छत्री क्यों नहीं है, कोयरी छत्री क्यों नहीं है। किताब आपको बताएगी 1880 के बाद से 1900 तक महासभाएं जो बन रही हैं उनका जनगणना से गहरा रिश्ता है। और इसके बाद जब वो अपना हक मांगने गई तो जानलेवा हमले हुए, त्रिवेणी संघ बना, हमले हुए, अर्जक संघ बना, कम्युनिस्ट आंदोलन इसी बिहार में जमीन के सवाल और संसाधन के सवाल को उठाया, खतरे हुए, उसके ऊपर जानलेवा हमले हुए। ये किताब शायद उन पन्नों को खोलते हुए आपको ये समझाएगी कि जाति जनगणना ने भारत के सामाजिक बदलाव की बुनियाद रची थी। अगर इन जातियों को अपनी आबादी न पता होती तो ये सवाल नहीं पैदा होता कि हमारी आबादी इतनी है तो हमारे पास जमीन क्यों नहीं है, हमारे पास सत्ता क्यों नहीं, हमारे पास संसाधन क्यों नहीं है। इसलिए ये सत्ता संसाधन के बराबरी की लड़ाई का नाम है। आखिरी बात जो मुझे कहकर अपनी बात खत्म करनी है कि आज आजादी के बाद लोगों को यह समझ में आया कि जातियां गिनेंगे नहीं तो जातिवाद बढ़ेगा नहीं, इसलिए जाति जनगणना नहीं हुई। कल्पना करिए कि भारत धर्म के नाम पर बटा था और धर्म 1951 में गिना जा रहा था। इसका अर्थ यह कि तर्क नहीं है ये कि जिसको गिना जा रहा है उसको बढ़ने से रोकना है, क्योंकि भाई धर्म के नाम पर आप बटे थे और धर्म गिन रहे थे 1951 में, जाति नहीं गिन रहे थे। क्योंकि लोगों को यह पता चल जाए कि कहीं पर्दा न उठ जाए। और अमृत काल के भारत के जब आंकड़े आते हैं, शीतल जी बैठे हुए हैं, पत्रकारिता जगत में लंबा अनुभव,
हमारे सादुल जी बैठे हुए हैं। 2023-24 की रिपोर्ट जब आती है कि देश के 121 मीडिया हाउस में एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक ओबीसी है, तो वो मीडिया किसका है जो टेलीविजन पर बैठकर कभी कराची को कब्जा कर रहा था और कभी इस्लामाबाद पर कब्जा करा रहा था, कभी टेलीविजन पर बैठकर नारियल मंत्र फूंककर हवा उड़ाता है, अंधविश्वास पाखंड फैलाता है और जनता के सरोकारों से दूर है, दरबारी बना है। ये सवाल जाति जनगणना का सवाल है कि मीडिया में हमारे लोग कहां हैं। वो सवाल प्रोफेसर का है कि मनोज गुप्ता अगर हैं, अनुज जी हैं, और विश्वविद्यालय में खड़े होकर जब हम ये सवाल करते हैं कि 596 कुलपतियों में से केवल 50 कुलपति SC ST OBC, 550 कुलपति कौन है? ये सवाल जाति जनगणना पूछना चाहती है कि 100 अरबपतियों की सूची में एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्यों नहीं है? देश की जमीनों के मालिकाना हक में 90% आबादी क्यों नहीं उतना हिस्सेदार पाए हुए हैं? अमृतकाल के सवाल है और बिहार इस वैचारिक बहस को आगे ले जा सकता है। जब मैं बिहार खड़ा होता हूं तो ये तथागत बुद्ध के, आजीवक मक्खलपुत गोशाल के, महावीर जैन के विचारों की जमीन है। ये कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और बीपी मंडल की जमीन है। ये मंडल आंदोलन और एकवारी गांव के उस कम्युनिस्ट आंदोलन की जमीन है। तो ये कुछ 2-4 चुनाव हार जाने से उदास, निराश और थक कर बैठ जाने वालों की जमीन तो कतई नहीं होगी। ये मैं यकीन आपसे पूछने आया हूं कि अगर बिहार है तो इस सवाल को भारत भर में ले जाएगा। बिहार पूछेगा कि हमने आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई और कई झूठ पर्दानशी हो गए। कहा जाता था कुछ ओबीसी की जातियों ने सारा नौकरी ले ली, आंकड़े आए तो पता चला कि वो सारा झूठ था। 14%, 14.5% आबादी को 1.5% नौकरी मिली। समझ गए ना, समझदार को इशारा काफी। लेकिन कुछ लोग उस लड़ाई को मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए कि जाति जनगणना के बाद जो लड़ाई लड़ी जानी थी वो अधूरी रह गई। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार में आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये एक किताब या लक्ष्मण यादव के ऊपर कार्यक्रम नहीं है, उस हजारों साल पुराने सामाजिक न्याय के वैचारिक सफर के एक पड़ाव के रूप में मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूं, क्योंकि यहां से शायद उस विचारधारा की लड़ाई को आगे ले चलने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। क्योंकि अगर ये लड़ाई हम हार गए तो फिर मुश्किल होगी, और मुश्किल वक्त में हम इंकलाब और इस सब की चेतना तो यहां से लेकर जाते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा, जितनी कहानियां मैंने नहीं बताई हैं वो इस किताब में है, और मैं बस ज़्यादा वक्त लेकर के अपने वक्ताओं के बीच व्यवधान आपके सामने नहीं बनूंगा। लेकिन जाते जाते मंडल आंदोलन, मंडल के बाद का आंदोलन, मंडल के बाद कमंडल का आंदोलन, और कैसे धीरे धीरे मंडल आंदोलन का वैचारिक स्वर कमजोर पड़ा और आज कमंडल वालों के हाथ में पूरा भारत है। ऐसे वक्त में अपनी भी कुछ कमियों को व्यवस्थित करके, क्या जाति जैसी बीमारी, मैं यही अपनी बात समेट रहा हूं, इसको मैंने कवर पेज पर क्यों ऐसा बनाया है सोचिएगा। लोहे जैसी सख्त चट्टान, एक ऐसी चीज जो नेचुरल नहीं है, जो प्राकृतिक नहीं है, इसे जानबूझकर इस तरह बनाया गया है, नट बोल्ट से कस करके चलाया जा रहा है। यह स्वाभाविक नहीं है, श्रम का विभाजन इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन किया गया इस देश में। यह बीमारी बन गया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। इस बीमारी की पहले जांच होनी चाहिए कि बीमारी कैसी है, कहां है, कितनी है, और उस बीमारी का नाम है जाति और जांच का नाम है जनगणना। तो बीमारी का जब जांच होगी और जांच से जो आंकड़े आएंगे उससे नीतियां अगर बनेंगी, तब हम एक बेहतर समाज की तरफ बढ़ेंगे। और लाल झंडे पर लिखी हुई ये इबारत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जाति तोड़ो जमात जोड़ो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो तब संभव होगा जब जात से जमात की तरफ हम जाएंगे, सत्ता, संसाधन और सम्मान में बराबरी की हिस्सेदारी होगी, और एक सामाजिक न्याय का समतावादी भारत बनेगा। 100 रोटी हैं तो 10 आदमी 90 रोटी खा रहा है और 90 आदमी 10 रोटी खा रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट और वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स 2023 का इसकी गवाही देता है। 1% के लोग पास 40% संसाधन, 3% के बाद 76% संसाधन, और सामान्य आंकड़ा अगर कर दीजिए तो 10% लोगों के पास 90% से ज्यादा सत्ता, संसाधन और सम्मान। हमारी लड़ाई बराबरी की है। इसीलिए
मैं जाते जाते ये बात कह रहा हूं कि संत कबीर का एक दोहा मैंने इस किताब की शुरुआत में लिखा है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। ये मानवतावादी विचार ही हमारी इस किताब और हमारी वैचारिक लड़ाई को आगे ले जाएगा। और हम ये गुजारिश करेंगे कि किताब एक हो सकती है। इस किताब में बहुत सारी चीजें छूट गई होंगी, लेकिन ये किताब एक शुरुआती कोशिश है। हिंदी में आपको ऐसी पहली किताब में दावा कर रहा हूं, सबसे अच्छी किताब का दावा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे बेहतर किताब मेरे वैचारिक परिवार के लोगों में से और निकल करके आए। इसके लिए एक बुनियाद का काम ये किताब करेगी और इसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए, पढ़ें, चर्चा करें, बहस करें, और अगर इसमें कोई कमी है तो वो उसे मेरे जिम्मे छोड़कर अगर जो अच्छा है उसे जन जन तक पहुंचाएं, और तब हम शायद एक ऐसा समाज बना पाएंगे जिसमें सब बराबरी की तरफ बढ़ेंगे। मैं आखिरी में केवल यही कहना चाहता हूं कि बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, कुछ ऐसा करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो। और हम बिहार के लोग इसी उम्मीद में कि वैचारिक सफ़र आगे बढ़ेगा कि चल बुलिया चलोते चलिए जिथे सारे अन्य, और ना कोई साडी जात पछाने, ना कोई सानू मने। बहुत शुक्रिया।